हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है डेली रिवीजन का एक मैराथन सीरीज़। और इसके पहले हमने 3 वीडियोस के दे दिए हैं जिसमें कि आप सभी ने 3 बार क्विक रिवीजन किया है अपने अकाउंटेंसी का टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है विद इन 20 मिनट्स ओनली। तो आज हम अपने बढ़ चुके हैं लास्ट पड़ाव की तरफ। आज हम अपने मैराथन के चौथे दिन में हैं जिसमें आज हम आखिरी बार रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि कल आपका पेपर होना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड? पार्टनरशिप एक्ट को कब लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो ऑब्वियस सी बात है, डीड नहीं होगा तो आप एक्ट को लागू करते ही हैं, तो ये तो क्लियर आंसर हो गया। बाकी रेस्ट ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, तो मैं इस पर ज़्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप ज़रूर बाकी ऑप्शन को पढ़ लीजिए तो आपको क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तभी आप पार्टनरशिप एक्ट के उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। काफ़ी ट्रिकी एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है इनमें से? तो देखिए, ये चारों नाम आप देखेंगे तो कहेंगे ये तो पार्टनरशिप के नेम्स है ही नहीं। लेकिन अगर हम कंपनीज के फॉर्म में इनको कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, वैसे तो कंपनी के तौर पर होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स बताए गए होते हैं, तो वैसे ही पार्टनरशिप का ये आर्टिकल मतलब पार्टनरशिप के इंटरनल रूल्स जो सेट किए गए हैं वो बताता है। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड को हम ऑप्शन डी कह सकते हैं कि कहा जाता है। अगला आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा असेंशियल, ध्यान रखना है फीचर्स नहीं, असेंशियल फीचर्स की बात हो रही है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है। यानी 3 एसेंशियल फीचर्स हैं और एक नहीं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, there must be a business, the business must be carried on for profit, and the business must be carried on by all the partners। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है क्योंकि बोला गया है कि द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। जबकि होता क्या है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मीनिंग में हमने पढ़ा है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है, यानी 3 गलत है और एक ही सही है। पहला है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। दूसरा है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। तीसरा है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट एंड लाइबिलिटीज आर सेम एज अडल्ट पार्टनर। मतलब माइनर को आप पार्टनर बना सकते हैं और उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज कैसी होंगी, एकदम अडल्ट पार्टनर के ही जैसे। और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन था, इसलिए इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ऑप्शन बी ही सही जवाब है कि बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप के व्यू से एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है और उसकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं और एडल्ट पार्टनर के जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट है पिक द ऑड वन आउट। 4 में से एक ऑड को पिक करना है और ऐसे क्वेश्चन एक तरह से रीजनिंग जैसे क्वेश्चन होते हैं। 4 में से 3 किसी पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं और एक नहीं हो पा रहा, बस वही आपको पहचान लेना है। देखिए, रेंट टू अ पार्टनर, नेचर वाइज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। मैनेजर कमीशन, वैसे तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है लेकिन ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, यानी दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई दिया अब तक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसमें भी कॉमन है क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है ये। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये चार्ज तो नहीं है लेकिन ये पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन 4 में से 3 में एक सीरीज या एक पर्टिकुलर लॉजिक काम कर रहा है बट इसमें नहीं कर रहा है। तो आपने देख लिया कि इन 4 में से ऑड यानी अलग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। व्हेन गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, यानी बैलेंस शीट में आपकी गुडविल है मौजूद एसेट्स में, रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन गुडविल या फिर प्रॉफिट लॉस बैलेंस या कोई भी रिजर्व सरप्लस मौजूद होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑन अ पार्टनर इज। कभी भी रिवैल्यूएशन आप बनाते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो वो एक लॉस की तरह ट्रीट होता है और जो कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाता है। तो ऑप्शन ए है डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बिल्कुल सही और सटीक है। तो और पढ़कर अपने आप कंफ्यूज मत करिए, ऑप्शन ए सही जवाब है। When the new partner bring cash for goodwill, the amount is credited to। ध्यान देने वाली बात, जब नया पार्टनर गुडविल ले आया है लेकिन पूछना है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी क्रेडिट में क्या आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसका मतलब सही जवाब क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ पार्टनर। किसी भी एक पार्टनर की रजामंदी से आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं। विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, मतलब वोटिंग कराया आपने, ज़्यादातर लोगों का हाँ हुआ तो आपने एडमिट करा दिया। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी की सहमति होनी चाहिए। एंड विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसा आप सभी जानते हैं, सभी पार्टनर्स के जब तक एग्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं यानी कंसेंट नहीं मिलते हैं, तब तक किसी भी पार्टनर को एज अ पार्टनर ज्वाइन नहीं कराया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज। देखिए बहुत बारीक सी बात पूछी है, अगर एडमिशन के समय में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, अगर उनका प्रॉफिट शेयर नहीं चेंज होता है तो ऐसे केस में सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो विल बी। यहाँ इश्यू वर्ड गलत है, ये रेशियो होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा क्या बोलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का 3:2, नया रेशियो उनका बन रहा है 3:1। तो ये कहने का मतलब कि ओल्ड रेशियो में भी, सॉरी न्यू रेशियो में भी ओल्ड पार्टनर्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ओल्ड से मैच करता है। तो ऐसे केस में सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, तो ऐसे केस में सेक्रीफाइस रेशियो एग्जैक्टली वही होता है जो ओल्ड रेशियो था। ये है इसका ट्रिक लॉजिक। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी मैच कर जा रहा है, देयर ओल्ड इश प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 शेयर्स जो 10 रुपये ईच के हैं उनको फॉरफिट किया गया था। नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल एंड ₹5 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। तो इन इट मीन्स कि 2 और 5 टोटल ₹7 का उसका एरियर था और ₹10 का उसका टोटल कॉल्ड अप था। यह है क्वेश्चन की समरी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। अब देखिए एंट्री बनाकर टाइम कोई ना वेस्ट करिए आप, ट्रिक समझिए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो ओपन होता है क्रेडिट में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं उस पर कितना मिल चुका है, किस रेट पर मिल चुका है। तो अगर 10 में से ये ₹7 वो नहीं दे पा रहा है, जैसे लिखा है नॉन पेमेंट, तो उसने दिया कितना था, ₹3 बस। तो 3 मल्टीप्लाई बाय शेयर्स थे आपके 600, तो 600 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1800, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बन रहा है सही 1800। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को जो क्रेडिट किया जाता है दैट इंडिकेट्स कैपिटल गेन, जो कि बताता है कितने रुपए आपको पर शेयर मिले हैं। और यहाँ क्लियरली लिखा है नहीं पेड किया गया है ₹2 का फर्स्ट कॉल और ₹5 का फाइनल कॉल, मतलब ₹7 नहीं पेड किया तो ₹3 पेड किया। तो जो पेड किया दैट मल्टीप्लाई बाय 600, तो 1800 आपका सही जवाब है। हाँ देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे गलती से ऑप्शन में डी लिख गया है, बट ऑप्शन डी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1800 सही जवाब है। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो या एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिट शेयर्स को जब हम रीइश्यू करते हैं और जो डिस्काउंट उनको दिया जाता है वो एक्सीड नहीं कर सकता है। तो बता दूं कि कोई स्पेसिफिक परसेंटेज है ही नहीं, तो ये सब तो बेकार आंसर से, इसको कभी सोचना ही नहीं। अगले में लिखा है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स एंड द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, बस इन्हीं में से एक होना चाहिए। उसके लिए तरीका ये है कि जब आपने शेयर्स को फॉरफिट किया उसमें जितना आपको फ़ायदा हुआ, मतलब जितना आपको मिल चुका था, उससे ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू। जब शेयर्स को आप रीइश्यू कर देते हो तो जो फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस होते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर सी में। नाउ एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अ कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर्स जो ₹10 ईच के थे, ₹7 कॉल्ड किया गया था, जिसमें नॉन पेमेंट हुआ था ₹2 का फर्स्ट कॉल। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड
400 फॉरफिट थे, लेकिन रीशू सिर्फ 300 ही हुए हैं, जिसको रीशू करने का रेट दिया गया 6 रुपये पर शेयर एज ₹7 पेड, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? तो देखिए फिर एक बार, कई बार बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, किस तरह से फॉरफिट की एंट्री बनाते हैं, रीइशू की एंट्री बनाते हैं, फिर कैपिटल रिजर्व पर पहुंचते हैं, लेकिन आप टाइम बचाइए। देखिए कैपिटल रिजर्व में एग्जैक्टली क्या आता है, जितने भी शेयर्स रीइशू हुए, कितने शेयर्स को रीइशू किया गया, 300। इन शेयर्स पर फॉरफिट के समय जो फायदा हुआ यानी कि क्रेडिट फॉरफीचर, और उनको रीइशू के समय जो लॉस हुआ उनका डिफरेंस, दैट इज द कैपिटल रिजर्व, बस। तो 300 शेयर्स को अगर हमने रीइशू किया है तो इस पर फायदा कितना हुआ पहले वो समझो आप। तो फायदा वो होगा जो उनसे मिल चुका था। तो कहा गया था 7 रुपये कॉल्ड हुआ है, जिसमें से उन्होंने नहीं पेड किया था 2 रुपये का फर्स्ट कॉल। तो 7 में से 2 आपने नहीं दिया तो 5 दिया था, तो 5 रुपये का आपको फ़ायदा मिल चुका था इंटू 300। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का एक तरह से अमाउंट हो गया, कितना, 1500। इतना आपको क्रेडिट फॉरफीचर मिल चुका है, यानी आपका फ़ायदा इतना हो चुका है। नाउ माइनस जितने आपने लॉस किया है, डिस्काउंट दिया है रीइशू पर, तो 1 रुपये पर शेयर का आपने डिस्काउंट दिया था, रीइशू के लाइन में आप पढ़ सकते हैं। तो 300 इंटू 1, 300 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दे दिया है। तो 1500 में से 300 का आप घटा लीजिए, तो नेट प्रॉफिट जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो है कितना, 1200। तो देख सकते हो आप, बिना एंट्री बनाए हम इजीली निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच ₹60 हैज़ बीन पेड। कोई शेयर है 100 रुपये का, ध्यान दीजिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। 100 रुपये क्वेश्चन में से कह रहे हैं कि 60 रुपये कोई पे कर चुका है, ये क्लियर है उसका, तो इसका मतलब 40 रुपये क्या है, एरियर्स होगा। ठीक है, उसको कह रहे हैं फॉरफिट कर दिया गया है। इट कैन बी री इशूड एट द मिनिमम प्राइस। वो बताइए मिनिमम प्राइस क्या है जिस पर रीइशू कर सकते हो। तो आप मिनिमम रीइशू प्राइस तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम पता लगा सकते हैं। जितना हमको मिल चुका था फॉरफिट के समय, वही हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट बनता है। तो अगर हम 60 रुपये ले चुके थे तो 60 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो आप। अगर 60 का डिस्काउंट दोगे तो कम से कम 40 तो उसे लेना ही पड़ेगा, इसलिए आपका रेट बन गया रीइशू का कम से कम 40, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, कंपनी हैज़ प्रोप्राइटरी रेशियो 25%। किसी कंपनी का मान के चलिए कि प्रोप्राइटरी रेशियो 25% है। टू मेंटेन दिस रेशियो एट 30%, मैनेजमेंट में इंक्रीज द इक्विटी, रिड्यूस डेट, इधर इंक्रीज इक्विटी और रिड्यूस डेट, या फिर इंक्रीज करंट एसेट्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आपके नॉलेज में होना चाहिए, जो कि है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। तो उसको अगर बढ़ाना है तो उसके ऑप्शंस एक नहीं दो दो अवेलेबल हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी या तो इक्विटी बढ़ा लीजिए या तो डेट्स को रिड्यूस कर लीजिए। बाय मीन्स या तो न्यूमरेटर को बढ़ा लीजिए या तो डिनोमिनेटर घटा लीजिए, तो आपका आंसर पहले से ज़्यादा जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच रेशियो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। इनमें से कौन सा रेशियो वो है जो कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर नहीं आता। तो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर डेट इक्विटी आता है, सॉल्वेंसी के अंदर टोटल एसेट्स टू डेट भी आता है, और प्रोप्राइटरी भी आता है। तो करंट रेशियो नहीं आता, क्योंकि किस में आता है, हमारे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, यानी आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। तो देखिए इसमें टर्नओवर लगा है, टर्नओवर लगा है और टर्नओवर लगा है, तो ये सारे के सारे एक्टिविटी हैं। ये जो आपका दिख रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये आता है सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर, यानी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स दिया है 1,60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 40,000। सेल्स भी अवेलेबल है, ग्रॉस प्रॉफिट भी अवेलेबल है, क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट यानी 40,000 अपॉन नेट सेल्स यानी 1,60,000 और इंटू 100। तो सॉल्व कर सकते हो आप इसको, ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16 एंड 25, यानी 25% है आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है। आपने अगर 100 रुपये का सेल किया है और आपका मान लो 20 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो बीच का जो 80 रुपये डिफरेंस है वो क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई खर्चा ही तो होगा, एक्सपेंसेस ही तो होंगे। तो इनमें से कोई प्रॉफिट जो है वो सही जवाब बिल्कुल नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाने के बाद जो आता है दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इसलिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। The two basic measures of operations efficiency of a company are inventory turnover ratio and working capital turnover ratio, या फिर liquidation and operating ratio, या liquidation current ratio, या फिर gross profit margin and net profit margin। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करने का बेस्ट टूल है।
अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एन इंक्रीज इन द करंट रेशियो बट नो चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, यानी एक ऐसा ट्रांजेक्शन आपको पहचानना है इन चार में से जिससे आपका करंट रेशियो तो इंक्रीज करेगा लेकिन उसके बदले वर्किंग कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उससे हम क्या देखते हैं कि एसेट्स बढ़ता है और लाइबिलिटीज भी बढ़ते हैं। कैश पेमेंट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स या फिर सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स फॉर कैश। ये है चार ऑप्शंस जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या लिखा हुआ है पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर। जब आप ट्रेड क्रेडिटर्स को पेड करते हैं तो आपका इसमें कैश माइनस होता है और साथ ही साथ लाइबिलिटीज बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट जो दो कंडीशंस बोले गए हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल डेट्स। शेयर होल्डर फंड यानी कि लाइबिलिटीज का आपका मेन एक हेडिंग हो गया। टोटल डेट्स का मतलब करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज का मिक्सअप, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे लाइबिलिटीज की सारी वैल्यूज इसमें आ चुकी हैं तो इसका टोटल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज और टोटल असेट्स। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से क्या सही दिख रहा है, ऑप्शन सी यानी टोटल ऑफ असेट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप नॉन करेंट लाइबिलिटीज को हटा देते हैं तो सिंपल एक चीज बचता है, वो है आपका शेयर होल्डर्स फंड यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दैट्स इट फॉर द मैराथन सीरीज। आज हमने मैराथन सीरीज को पूरा किया एंड होप सो कि जिस मकसद से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था वो आप जरूर से जरूर अचीव करें, मैराथन जरूर जीते, बाय मीन्स अच्छे मार्क्स सिक्योर करें बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं, तो डू बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।